जी, स्टैम्प ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जो आपने जमा करानी होती है जब आप ज़मीन अपने नाम लगवाने जाते हैं। तो वैसा दफ्तर जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। लाइट ऑन कर दें भाई ये वाली। ओके, पेज 15, करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन, पॉइंट नंबर 1, एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट। एंड पे हो जाए फिर मसला रहेगा, एंड पे बैठ नहीं, आप नहीं, पिछली रो में जी। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ, जो इस लॉ में रिकॉर्ड की जाएगी, शैल बी इन रुपीज़, वो रुपीज़ में होगी। वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीज़, और अगर रुपीज़ के अलावा किसी करेंसी में अमाउंट हुई, वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीज़, कन्वर्जन शेल बी मेड एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट। तो कन्वर्जन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पे की जाएगी, प्रिवेलिंग एट द डेट, उस दिन एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है रिकॉर्डेड, जिस दिन वो अमाउंट रिकॉर्ड की गई उस दिन स्टेट बैंक का रेट देखा जाएगा, उस पर कन्वर्ट की जाएगी। क्या मतलब? कासिम परचेज्ड एन इम्पोर्टेड कार फॉर US डॉलर 35,000। कासिम ने 35,000 US डॉलर की कार इंपोर्ट की ऑन मार्च 31, 2009। द एक्सचेंज रेट्स ऑन रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोज। ओपन मार्केट रेट मार्च 31 के दिए हुए हैं ये, और 30 जून का दिया हुआ है। फिर स्टेट बैंक का रेट मार्च 31 का दिया हुआ है और 30 जून का दिया हुआ है। जी, मुझे बता दें ओपन मार्केट रेट लेंगे या स्टेट बैंक का? तो पहली लाइन तो फारिग हुई। अगला सवाल, 31 मार्च का रेट लेंगे या 30 जून का? 31 मार्च का। वाई? बिकॉज परचेज किस दिन हुई है? तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, पढ़ें, एट द डेट एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड किस दिन की गई होगी किताबों में? 30 जून को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई होगी या मार्च 31 को? मार्च 31 को। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालने के लिए 102 और 103 का रेट क्यों नहीं लेंगे? 103.2 वाला रेट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो ईयर एंड का रेट है। हमें किस दिन का रेट चाहिए? जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड की गई। वो कौन सा दिन है और रेट क्या होगा? तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लांट? 35,000 इंटू 102.1, it will be the cost of plant. Okay, section 72, cessation of source of income. अगली क्लास के बाद फोटोकॉपियर से इस क्लास के एंड पे मादरत फोटोकॉपियर से नोट्स लेके जाने हैं आपने, ताकि बस उम्मीद है इंशाल्लाह फिर किताब आने तक आपको नोट्स नहीं लेने पड़ेंगे। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना। ओके, ये 30 जून है। इस दिन अट्ठाईस फरवरी को, जी भाई लेट क्यों हो गए हैं? तो हंस क्यों रहे हो? फर्स्ट रो में आओ ना, जल्दी आओ इधर घूम के फर्स्ट रो में, इधर हो जाओ। अच्छा जी, बशीर दारुल मछली, बशीर दारुल माही की दुकान बंद हो गई 28 फरवरी को। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम 30 जून 2017, यानी टैक्स ईयर 2017 में इनकी दुकान बंद हो गई। 2018 में इसको कैश रिकवर हुआ। आपने दोस्तों के साथ जाके मछलियां खाई थी, तो आपको ख्याल आया
कि मैं जो है वो इसको पैसे दे के नहीं आया था, मैं क्या आया था, मैं कॉल सुनने जा रहा हूँ, और कॉल सुनने में 4-5 महीने लग गए। तो फिर आपको ख्याल आया कि इसको मरने से पहले मैं कैश दे दूं, तो 2018 में उसको कैश रिकवर हो गया। अब जब 2018 में इसको कैश मिला तो बशीर साहब कहेंगे जी मुझे ऐसी सोर्स से कैश मिला है जो पिछले साल क्या हो चुकी थी, सीज, इसलिए मुझे जो कैश रिकवर हुआ है मैं इस पे टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है कि कोई मसला नहीं, मैं एज्यूम कर लेता हूं तुम्हारी दुकान बंद नहीं है, तो ये जो पैसे तुम्हें मिले हैं इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो एक साहब ने घर किराए पे दिया हुआ था और वो किराएदार छोड़ के चला गया, लेकिन किराया 3 साल बाद दिया, तो ये एक और मिसाल है सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, बंद होने के बाद भी उससे पैसे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जरा पढ़ लें फिर नोट कर लीजिएगा। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेबल थी ना, बिजनेस मछली बेचना एग्रीकल्चर तो नहीं है, वो तो मछली बना के बेच रहा है। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, इधर के लफ्ज को छोड़ें, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, हमारी मिसाल देखें, बिफोर द ईयर, इस साल से पहले बंद हुई है या इस साल के दौरान बंद हुई है? इस साल से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट। जी इधर से आके जंप करें फर्स्ट रो में। If a taxable source of income ceases to exist before the commencement of year, हमारे साल से पहले बंद हो गई है या हमारे साल के दौरान बंद हुई है? भाई आप तो किताब की तरफ क्यों नहीं देख रहे, ग्रीन शर्ट तो क्या कर रहा है? If a taxable source of income ceases to exist before the commencement of year, then any subsequent benefit derived from it, benefit क्या है जी? कैश रिकवर हुआ है। Then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the सादा वे, shall be taxable in सादा वे, assuming, क्या assume किया जाएगा? That source has not ceased, assume कर लो वो सोर्स बंद नहीं हुई थी। किस वक्त? At the time the income was, जिस वक्त इनकम डिराइव की गई, assume कर लो सोर्स बंद। तो कंक्लूजन ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है, इस अमाउंट पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। चले जी नोट करो। इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे होंगे बशीर फिश हाउस, बशीर फिश सेलर। दारुल माही आगे लिखा हुआ है, दारुल। उससे ऐसा ऐसा पूछ रहे थे, मेरे से ऊंची पूछ लो। ओके पढ़ें जी। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, बंद हो जाए, इधर को छोड़ें, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, जी 18 से पहले बंद होगी या 18 में बंद हुई है? Then any subsequent benefit derived from it shall be taxable. इस पे क्या देना पड़ेगा? In the सादा way, assuming that source is not band, assume कर लो सोर्स बंद नहीं हुई। At the time income was derived, जिस वक्त आपने इनकम कमाई उस वक्त सोर्स बंद नहीं। जी भाई रोजाना क्यों लेट आते हो? सोच रहे हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो फिर ये बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर या ड्यूरिंग द ईयर बन जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर बन जाएगा। पढ़ें।
इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक टैक्स, सेकंड लास्ट रो में आ जाए, ये बैग उठा दें एंड से, सेकंड लास्ट रो में जगह बना। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, बंद हो जाए, कब? ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल, और उसी साल सब्सिक्वेंट बेनिफिट आ जाए, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे। तो पहले बुलेट से क्या मुराद है? 17 में बंद हुई, पैसे कब आए? 18 में। और दूसरे बुलेट से क्या मुराद है? 17 में बंद हुई और पैसे भी कब आए? 17 में। ओके, 72 और 70 में क्या फर्क है? 70 क्यों देख रहे हैं? वो तो आपने घर जाके याद करके लिखा है कई दफा, वो तो आपके फिंगर टिप्स पे है, उंगलियों की पोरों पे है। अजीब लोग हैं, पीछे सफ़े पलट रहे हैं। ये तो कल ही याद किया था, सुबह भी फजर के बाद बैठ के ये रिवाइज किया है। 72 और 70 में क्या फ़र्क है भाई? 72 में बिजनेस बंद हो गया और फिर बेनिफिट आया था। 70 में भी रिकूप्ड एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस रिकवर हुआ था, लेकिन 70 के अंदर शायद रनिंग बिजनेस होगा, तो 70 में हम लिख सकते हैं रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस में भी पैसे आ जाते हैं और बंद हुए बिजनेस में भी पैसे आ जाते हैं। नोट कर लो, ये एक इस पे ना किया करो, डायरेक्ट नोट्स पे किया करो, रजिस्टर पे नोट ना किया करो ज़्यादा। उधर के लिए भी दे देना मुझे। हाँ, ये तरतीब है, इस तरतीब से रखवा दो। क्या चीज़? एक ही सेट बना दो। हाँ, एक ही सेट बना दें। और बच्चों ये क्लास के बाद जाते हुए नोट्स ले जाएं, रखवा दो भी, उसी को सेट भी बना के रख ले। ओके, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। डबल कमाना भी नहीं, डबल खर्चा भी माइनस नहीं करना। ओके, ये 2010 है, ये 2011 है, ये आखिरी महीना है। कौन सा? ये कौन सा महीना है? दिसंबर वालों, जून, दिसंबर वालों, जून, ये जून का महीना है। उस सवाल को छोड़ें, वो ख़त्म हो गया, अब अगली बात होने लगी है। बिजली का बिल आया, क्रेडिट सेल की, आपने उधार पे चीज़ें बेची, क्या एंट्री करेंगे? डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट। ओके भाई, इधर आना पड़ेगा आपको जंप करके, वरना फ्रेंड पे बैठना पड़ेगा। अच्छा जी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। 2011 में डेटर पैसे दे गया, में डेटर पैसे दे गया जी भाई। कैश डेबिट सेल क्रेडिट का मतलब तो हो गया डबल डेरिवेशन। ये तो हमने डबल रिकॉर्ड कर ली सेल, डबल डेरिवेशन से मना किया गया है। हेडिंग पढ़ें, रूल्स टू प्रिवेंट डबल कमाना। डबल कमाना मना है और डबल खर्चा भी मना है। अब ये डबल कमाया मैंने, इसको सही कैसे करूं? जब डेटर पैसे देके जाए, क्या एंट्री पड़ी हुई है? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अगर एक साल सेल हो, अगले साल पैसे आए, तो दोनों साल सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं, जिस साल चीजें बिकी सिर्फ उसी साल सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रिवेंटेड द डबल डेरिवेशन। सेल को रिकॉर्ड करें दूसरे साल, फिर काट के लिखें डेटर।
if any income is taxed on receivable basis, जी उधर देखें, if any income is taxed on, ये receivable है debtor, if any income is taxed on receivable basis, it shall not become taxable again. देखें टैक्स कैसे लगा है, जब ये सेल में गया होगा, सेल प्रॉफिट में आई होगी, प्रॉफिट पे टैक्स लगा होगा. इट शैल नॉट बिकम टैक्सेबल अगेन, इस सेल को दोबारा सेल में नहीं डालना, वरना ये प्रॉफिट में डाल के इस पे दोबारा टैक्स हो जाएगा. ठीक है, इधर देखें, इफ एनी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेसिस, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल अगेन ऑन रिसीट. ये मिलने पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा. दोबारा देखें, इफ एनी इनकम is taxable on receivable basis, then it shall not be taxed on receipt, and vice versa. इसको छोड़ें. Likewise, if any expenditure. Okay, what could be an example of expenditure? So, बिजली के बिल या रेंट चलें, आखिरी महीने का किराया आपने नहीं दिया, रेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट. फिर जब पे किया तो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट. इट इज डबल डिडक्शन, इट इज डिडक्शन. रेंट आपको पता है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नाम हमने पढ़ा था डिडक्शन. आप देखें, इफ एन एक्सपेंस इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेसिस, it shall not be deducted again when paid. इसको दोबारा माइनस नहीं करना जब क्या करें, पे करें. It will not be deducted again when paid. Likewise, इसी तरह पहले पढ़ लें, if an expenditure is deductible on payable basis. देखें, if an expenditure is deductible on payable basis, it will not be deducted again on paid. When it is paid, it will not be deducted again. इसको दोबारा माइनस नहीं करना, वरना डबल डिडक्शन हो जाएगी, दो दफा माइनस हो जाएगा. Okay, page number 3. Tax on dividends. A tax shall be imposed, एक टैक्स लगाया जाएगा at prescribed rate. जरा थोड़ा सा नीचे देखें, रेट बता दें क्या है, 15%. A tax shall be लगा at prescribed rate on every person, हर बंदे पे, who receives a dividend from a company. जाहिर बात है कंपनी डिविडेंड देती है. कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं, उन शेयर्स पे जब प्रॉफिट आता है तो कंपनी आपको प्रॉफिट अपना बांटती है. The tax shall be computed by applying the rate of tax to the gross amount of dividend. This section shall not apply to a dividend. Gross amount का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं. डिविडेंड कमाने के लिए खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं, ये मतलब है ग्रॉस अमाउंट का. This section
shall not apply to a dividend that is exempt from tax. अगर एक डिविडेंड एग्जेम्प्ट है टैक्स से तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा, यानी 15% रेट लगेगा या 0%? 0%. दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है टैक्स से उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा. एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड. कंपनी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स काटेगी. Following are the rates of dividend. General tax rate 15%. Okay. ओके, मिस्टर एक्स ने आपको ये डेटा दिया कि मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूं, मेरी सेल है 50 की और मेरे एक्सपेंसेस हैं 20 के. इसके अलावा मैंने डिविडेंड इनकम कमाई है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कमाई है 30 की, 25 की. इसके अलावा मैंने डिविडेंड इनकम कमाई है. इसमें ग्रॉस से मुझे डिविडेंड मिला है, ग्रॉस 200 रुपये है. एक्सपेंस ऑफ रिक्शा, रिक्शे वाले ने 30 रुपये लिए. जहाँ मैंने डिविडेंड लेने जाना था तो कंपनी तक जाने के रिक्शे वाले ने आने जाने के 30 रुपये लिए. ये सारा डाटा है. तो ये साहब कहते हैं कि जी आप मुझे बता दें कि मैं अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करूँगा. ओके, आपसे कल बात हो चुकी है. इनको कहते हैं नॉर्मल टैक्स की इनकम्स या नॉर्मल टैक्स रिजीम. रिजीम होता है कैटेगरी, और इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम. रिजीम होता है कैटेगरी. अच्छा जी, इनके लिए जो रेट हैं वो पेज 4 के ऊपर अवेलेबल होंगे. इसके लिए जो रेट है वो फिक्स है 15%. इसका रेट पेज 4 पे होगा और इसका रेट फिक्स है 15%. ओके, नाउ हाउ एक्सपेंस ऑफ रिक्शा में किसी वजह से बदल रहा हूँ 18. अच्छा, नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. अच्छा, now how we will solve this numerical? We will solve in this way. Income from business 5 lakh, zakat 10,000. 5 lakh minus 2 lakh, what is this? From capital gain 2,50,000. What is total income? 5,50,000. Ignore the dividend. Ignore the dividend. It has a separate rate. Less zakat. 10,000.
जी टैक्सेबल इनकम 540,000। क्लियर? ओके, बिजनेस उठा ली, कैपिटल गेन उठा ली, ज़कात उठा ली, क्या रह गया? इसको छोड़ें, पेज 4 पे जाके रेट लगाएं। टैक्स ऑन नॉर्मल टैक्स इनकम्स, जी बताएं कितने परसेंट? 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5% ऑफ। टेबल नहीं खोलेंगे तो पता नहीं चलेगा 147 कहाँ से आया, पेज 4 खोलेंगे तो फिर पता चलेगा 147 कहाँ से आया। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। जी 7,000 रुपये इसका टैक्स किस पे बना? टैक्स ऑन नॉर्मल टैक्स इनकम लेस टैक्स क्रेडिट, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। कोई डिस्काउंट नहीं से अवेलेबल। 7,000। ओके, नाउ add tax on final income, that is dividend. Okay, the rate of tax will be applied on gross amount without allowing any deductions. बिजनेस में खर्चे माइनस करने की इजाजत है, डिविडेंड में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी भयानक बात है, इसलिए रेट हम 2 लाख पे लगाएंगे और ये 1800 सवाल में इग्नोर किया जाएगा। जी 2 लाख का 15% 30,000। ओके, नॉर्मल इनकम स्पेस का कितना टैक्स बना? 7,000। और इसका ग्रैंड टोटल कितना टैक्स बना? टोटल टैक्स 37,000। सो इट इज़ हाउ वी विल डील विद डिविडेंड। डिविडेंड को सवाल के आखिर तक क्या करना है? इग्नोर। जब सवाल सॉल्व हो जाएगा और टैक्स निकल आएगा तो टैक्स निकलने के बाद फिर डिस्काउंट माइनस करने हैं, फिर उसके बाद डिविडेंड। समझ आ गया फॉर्मेट? डिविडेंड को एंड पे क्यों रखा है? क्योंकि इसका रेट डिफरेंट है। फाइनल ठीक है, फाइनल तो है, डिविडेंड को एंड पे क्यों रखा है? क्योंकि रेट डिफरेंट है। इस पे पेज 4 और 5 वाले रेट नहीं लगने। ओके, यू हैव 3 मिनट्स। डिविडेंड में खर्चे माइनस करने की इजाजत
यहाँ से तो वैसे सही नहीं आएगा। किस पे सेंड करूँगा तो आपको ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, थोड़ा थोड़ा इसको हम बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ किसको रखना है? बिजनेस, कैपिटल गेन, सैलरी, अदर सोर्स। जी देखें सारे ऊपर, इनको क्या कहते हैं? यहाँ कितने आएंगे? इसको क्या कहते हैं? इसको डिडक्टेबल, इसको क्या कहेंगे? टैक्स ऑन। ये किस पेज पे जाके निकलेगा? 7000 के आगे लिख लें, पेज 4 यहाँ पे। अच्छा, डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट अगर कोई हो तो दिया जाएगा। डिस्काउंट्स का चैप्टर अभी हमने पढ़ना है। इसका टैक्स कितना बना? नॉर्मल इनकम्स पे। इनको नॉर्मल इनकम्स कहते हैं ना, ये तो तकरीबन हर बंदा कमा ही रहा होता है। अच्छा जी, नॉर्मल इनकम्स। अब यहां तक देखें किस चीज को हमने अनटच रखा हुआ है यहाँ तक। अब डिविडेंड को पकड़ें बस, 2 लाख को या 2 लाख माइनस 1800 को? 2 लाख को। और इस पे कितना रेट लगा दें? 15%। कितना टैक्स बन गया? 30,000। अब बताएं इसने टोटल टैक्स कितना गवर्नमेंट को जमा करवाना है? 37,000। इसमें 7,000 किस मद में और बाकी किस मद में? फाइनल टैक्स। पढ़ें सेक्शन 5 दोबारा। A tax shall be imposed at 15% on every person who receives a dividend, सफ़े का top, page 3. A tax shall be imposed at prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. The tax shall be computed by applying the rate to the gross. इस वजह से हमने किसको इग्नोर किया है? 1800 को इग्नोर किया है। 1800 को इग्नोर किया है। ये रिक्शे वाला शायद हमें जो है वो मुल्तान लेके गया हो। ओके अच्छा जी, 1800 रुपये में। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स ऑन। अच्छा मजे की बात सुनिए, डिविडेंड पे आपने टैक्स जमा ही नहीं कराना होता। डिविडेंड पे आपने टैक्स जमा ही नहीं कराना होता। डिविडेंड पे कंपनी ही टैक्स काट देती है। तो एक अजीब चीज देखें, आपने इसको ऐड इसलिए किया था कि शो करे मेरा ये टैक्स बनता है। अब आप लेस कर दें, ये टोटल आपने ये जमा नहीं कराना, इसी को लेस किया करना है, एग्जैक्ट इसी को लेस टैक्स। अपने कारोबार पे तो आप खुद टैक्स जमा करा के आएंगे, कारोबार का गवर्नमेंट को नहीं पता था, वो तो कंपनी को पता था आपको कितना डिविडेंड दे रही है। तो ये नई चीज देखें, लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका होगा, कितना? 30,000। अब बताएं हम साल के आखिर में पेएबल टू गवर्नमेंट, हम साल के आखिर में गवर्नमेंट को कितना जमा करा के आएंगे? सिर्फ 7,000। तो इसको ऐड करके लेस किया बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। बेटर प्रेजेंटेशन ये है कि पहले हम शो करें इतना बनता है, फिर माइनस कर दें
कि इतना हम दे चुके हैं, बाकी दे देंगे, ये गवर्नमेंट को देंगे हम जाके, तो इसलिए लेस भी कर दिया करना है इसको। टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट इज 7,000। अब इसको आपने जाके हाँ दोबारा कर दें, 3-4 दफा सॉल्व करना है बार बार। जी, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? डिडक्टेबल अलाउंस। लेकिन टैक्सेबल इनकम में डिविडेंड देखे नहीं आया 2 लाख। अच्छा, टैक्सेबल इनकम पे ये क्या आ गया? टैक्स आ गया। इस पे कोई डिस्काउंट दिया, वो ये आ गया, बाकी टैक्स आ गया। डिविडेंड पे कितना बनता है, कितना पहले ही जमा करा दिया हुआ है, कंपनी ने काट के पहले ही गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया हुआ है। अब बाकी हुकूमत को हमने सिर्फ कितना देना है जाके, तो फिर 30 को ऐड और लेस करने का फायदा क्या हुआ? बेटर प्रेजेंटेशन। बट प्रेजेंटेशन बेटर हो गई, हमें पता चल गया कि हमारा 30,000 टैक्स बनता था, लेकिन ऑलरेडी किसके पास पहुंच चुका है? गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। ओके, अब आए जी सफ़े के एंड पे, सेक्शन 8। ABCDEF डिविडेंड की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 की 6 मैंने आपको पढ़ा दी हैं। डिविडेंड की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 6, यानी फाइनल टैक्स इनकम की 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। जनरल प्रोविजंस, जनरल बातें रिलेटिंग टू टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5, सफ़े का टॉप, सेक्शन 5। कहते हैं डिविडेंड के बारे में कुछ जनरल बातें करने को मेरा दिल चाह रहा है आपसे। हमने कहा करो, कहते हैं नहीं, पहले मैं तमहीद बांधूंगा। रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल। कहते हैं ये डिविडेंड फाइनल टैक्स होता है। The tax imposed under section 5 shall be a final tax। कहते हैं इसको फाइनल कहते हैं, नॉर्मल नहीं कहते। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, डिविडेंड कितना है? 2 लाख। दिस इनकम, इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक, दिस इनकम shall not be chargeable under any head। इसको यहां लेके जाने की इजाजत नहीं है। देख लें, हम नहीं लेके गए, ये 2 लाख आपके सामने है, यहां नहीं गया। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। दिस इनकम, इनकम के ऊपर लिखें 2 लाख, दिस 2 लाख 200,000, दिस 200,000 shall not be chargeable under any head। देख लें इधर, ये ऐसे नहीं जा रहा, शाम ऐसे कोई लाइन नहीं जा रही। नो डिडक्शन shall be allowed for any expense incurred। ये नो डिडक्शन के ऊपर लिखे हैं 1800। नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर 1800। ओके, फील द डिफरेंस, वॉच हियर। इधर हमने डिडक्शन अलाउ की हुई है, इधर डिडक्शन अलाउ की हुई है। बिजनेस की सेल में से बिजनेस के खर्चे माइनस किए हुए हैं। इधर डिडक्शन अलाउ, इधर 2 लाख माइनस 1800 पे रेट नहीं लगाया। इसकी वजह असल में यह है कि लॉ मेकर ने कहा है मैं आपका रेट ही कम कर देता हूँ 15%, वरना यहाँ ना कभी कभी रेट 35% तक भी चला जाता है। आखिरी सीरियल नंबर में जाके पेज 4 पे देख सकते हैं आप, आखिरी सीरियल में 35% पे भी रेट चला जाता है। तो यहाँ रेट ही उसने कम कर दिया है, रेट ही कम करके 15 कर दिया। इसलिए वो कहते हैं खर्चे माइनस नहीं करना, डायरेक्ट ग्रॉस अमाउंट पे रेट लगाना है। ओके, पॉइंट सी, द इनकम, द इनकम से मुराद 2 लाख, द 2 लाख, the 2 lakh shall not be reduced by any zakat। ये ज़कात 10,000 वाली, इधर देखो 10,000 वाली ज़कात, आपका दिल चाह रहा था इधर माइनस ना करूं, इधर माइनस कर दूं,
2 लाख माइनस 10,000, इसकी इजाजत है? पढ़े, इजाजत नहीं है। द इनकम, द 2 लाख, द 2 लाख शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस 10,000 तो कहाँ माइनस करना है? नॉर्मल इनकम्स में से। फाइनल में से 10,000 माइनस करने की इजाजत नहीं है। द 2 लाख, पॉइंट सी, द इनकम द 2 लाख, द 2 लाख शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ एनी लॉसेस। ये लॉसेस के चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर मैं वहां बात करूंगा। मिसाल के तौर पे इस साल कैपिटल गेन में प्रॉफिट है 250, पिछले साल कैपिटल गेन में लॉस था 40। अब वो जो कैपिटल गेन का प्रॉफिट है इस साल का 250, उसमें से कैपिटल गेन का पिछले साल का 40 का लॉस माइनस करने की इजाजत होगी लॉसेस के चैप्टर में। अब अगर ये 250 है और पिछले साल का लॉस था 40, तो 250 माइनस 40 यहां करने की इजाजत है, लेकिन वो वाला लॉस इधर आके माइनस करें, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं। सेट ऑफ एनी लॉस। तो इस 2 लाख की 4 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। नंबर 1, 2 लाख किसी हेड में नहीं जाएगा। 2 लाख में से 3 चीजें माइनस नहीं होंगी, ना खर्चा माइनस होगा, ना ज़कात माइनस होगी, ना कोई लॉस माइनस होगा। 2 लाख किसी हेड में नहीं जाएगा, ना इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ना इसमें से ज़कात माइनस होगी, ना इसके अंदर से कोई लॉस माइनस होगा। डी, द टैक्स डिडक्टेड, कितना टैक्स कटा है? 30,000। द टैक्स डिडक्टेड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। इधर डिस्काउंट भी नहीं दे सकते। इस 7,000 में डिस्काउंट की इजाजत है, लेकिन अगर आप कहें न्यूमेरिकल का फॉर्मेट थोड़ा बदलें, टैक्स ऑन नॉर्मल टैक्स एड टैक्स ऑन फाइनल लेस टैक्स क्रेडिट, इसकी इजाजत नहीं है। इसमें से डिस्काउंट भी नहीं दे सकते, डिस्काउंट भी ऊपर ऊपर देना है। तो देखें इधर, देखें खर्चे भी ऊपर ऊपर ही माइनस कराने हैं, ज़कात वगैरह भी ऊपर ऊपर ही माइनस करानी है, डिस्काउंट भी ऊपर ऊपर ही देना है। ना खर्चे माइनस होंगे, ना ज़कात माइनस होगी, ना डिस्काउंट माइनस होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। बस इसको कहते हैं फाइनल, पक्का। बस 30,000 को छेड़ने की इजाजत नहीं है, 2 लाख को भी छेड़ने की इजाजत नहीं है। 2 लाख और 30,000 इज फिक्स, फाइनल, इसलिए इसको कहते हैं फाइनल टैक्स। पॉइंट ई, द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी डिस्चार्ज्ड। आपकी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी हुई है, आपने टैक्स जमा नहीं कराना, लाइबिलिटी तो आपकी है ही नहीं, आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना। ये देखें, लाइबिलिटी में नहीं पड़ा हुआ ये 30, पेबल में ये 30 नहीं पड़ा हुआ। लाइबिलिटी shall be discharged if the tax has been deducted। आगे लिखें बाय कंपनी। टैक्स काटा किसने होगा? कंपनी ने। इसको डिविडेंड दिया किसने होगा? कंपनी ने। तो फिर टैक्स भी किसने काटा होगा? कंपनी ने। तो आपकी लाइबिलिटी ये पैसे जमा कराने की है या नहीं है? आपकी लाइबिलिटी इस पैसे जमा कराने की भी नहीं है, आपने ये टैक्स जमा नहीं कराना किसी को। एफ, लेकिन नॉर्मल में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉर्मल में आपको 7,000 जमा कराना पड़ेगा खुद। एफ, द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इनकम, रादर ही विल फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स। रिटर्न ऑफ इनकम अभी हमने पढ़ी नहीं, आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा। जो बंदा ये इनकम्स कमा रहा होता है वो गवर्नमेंट को रिटर्न जमा कराता है, जो बंदा ये इनकम कमा रहा होता है वो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स जमा कराता है। लेकिन छोड़े परे, आगे चैप्टर 15 लिख लें, चैप्टर 15 में ये बात पढ़ेंगे हम, पॉइंट एफ वाली। पॉइंट एफ वाली बात इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, डब्बी बल्कि द टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड इज कॉमनली नोन एज, फाइनल का एक और नाम भी है नॉन, इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, बस ये फिक्स है, इसको छेड़ने की इजाजत नहीं, नॉन एडजस्टेबल भी कहते हैं इसे। और एक और नाम भी कल फाइनल का बताया था, प्रिजम्पटिव। एक और नाम भी फाइनल का बताया था, प्रिजम्पटिव। फाइनल टैक्स, नॉन एडजस्टेबल, प्रिजम्पटिव, ये कई नाम है इसके। फाइनल है ना, हतमी है, कई एतबार से आपको लगा। ओके, कौन बताएगा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़बानी उर्दू में? हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाए, रिवाइज करके बता दें। चलें,
अच्छा भी, पहले मैं उल्टे तरीके से समझाने लगा हूं, पॉइंट ए से चलें। अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है, ये किसी हेड में गिरेगी। जी जी बिल्कुल, बिजनेस इनकम, आई एम इन सेंसेस। पॉइंट बी, अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है तो खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट सी, अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है तो ज़कात भी माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट सी टू, अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है तो पुराने साल का लॉस भी माइनस करने की इजाजत है। अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है तो इसको टैक्स क्रेडिट भी अलाउ है। अगर एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई है, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, उसे खुद जाके लायबिलिटी जमा करानी पड़ेगी। ये सारे मैंने बता दी नॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन यहां तो लिखी हुई थी फाइनल की। अब पढ़ते हैं। अगर एक बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो किसी हेड में नहीं लेके जानी। अगर बस अब यस नहीं बोलना। अगर किसी बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। अगर किसी बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं। अगर किसी बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो पिछले साल का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं। अगर किसी बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो टैक्स क्रेडिट माइनस करना। अगर किसी बंदे ने डिविडेंड इनकम कमाई है तो उसकी लायबिलिटी पे हो चुकी है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फाइनल की। अब बता दे कौन ज़बानी बताएगा, खड़े हो गए जी, बताएं। ऊंची, अगर किसी ने डिविडेंड इनकम कमाई है उसे हम किसी हेड में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आपको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें हम किसी केस में कोई डिस्काउंट नहीं दे माइनस कर सकते। ठीक है। और इसके केस में आपकी लायबिलिटी पे हो चुकी होती है और पुराने साल का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। बैठ। ओके, हमारे सिलेबस की आखिरी फाइनल टैक्स इनकम सेक्शन 6 में दी हुई है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 फाइनल टैक्स की इनकम्स हैं, लेकिन लॉ में 25-26 फाइनल टैक्स की इनकम्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 फाइनल टैक्स की इनकम्स हैं, एक सेक्शन 5 और एक सेक्शन 6। सेक्शन 6 भी फाइनल टैक्स की इनकम है। ओके, एग्जाम्पल सेक्शन 6 की। Mr. Ching Chong came to Honda Pakistan during tax year 2017. टैक्स ईयर 2017 में आया फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज। उसने कहा मशीन नहीं चल रही तुम लोगों से, मैं चलाता हूं तुम्हें, सॉरी मशीन को। फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज फॉर 2 months, नॉन रेजिडेंट है, 2 महीने, 183 दिन से कम बन रहे हो। चिंग चोंग, तुम नॉन रेजिडेंट। Mr. Ching Chong came to Honda Pakistan during 2017 for providing technical services for 2 महीने. The fee charged by him was 2 million. ओ तरीक है, 20 लाख रुपया उसने लिया। कहते 20 लाख लूंगा, फिर मशीन चला के दूंगा, स्विच को ही लगाना है बस। He incurred the following expenses to earn the income. इनकम कमाने के लिए उसने ये खर्चे किए। जाहिर बात है 20 लाख अगर कमाना है तो पाकिस्तान आया भी तो होगा 2 लाख रुपया खर्च करके, आने जाने की टिकट, अकोमोडेशन, 3 स्टार होटल में ठहरने के लिए लाख रुपया लगा, फूड, कीड़े मकोड़े 15,000 रुपए के खाए। ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी पेड टू हिम बाय होंडा। अच्छा जी, रुक जाएं, ये भी फाइनल टैक्स की इनकम है, इसमें भी सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उंगली रखें 2 मिलियन पे। इट विल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करें। 2 मिलियन पे उंगली रखें, बोलें इट विल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अब 3 उंगलियां रखें, 2 लाख, लाख और 15,000 रुपए। अच्छा जी, नो डिडक्शंस विल बी अलाउड, कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये क्रॉस कर दे इनको सवाल में, ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। 2 लाख को भी काटें, बाइट करें, 1 लाख को भी काटें और 15,000 को भी काटें, इन तीनों को काट दें, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। जैसे हमने सवाल में भी रिक्शे वाले खर्चे को इग्नोर किया है, तो ये सारे खर्चे इररिलेवेंट है। ओके, अगली बात, इस 2 मिलियन में से ज़कात माइनस, ज़कात कहाँ देनी है उसने? अच्छा जी, इस 2 मिलियन में से कोई पुराने लॉसेस माइनस करने की इजाज़त
नहीं है। इस 2 मिलियन पे जो टैक्स लगेगा उस पे टैक्स माफ नहीं होगा। इस 2 मिलियन पे इसने टैक्स जमा नहीं कराना, होंडा कार्स वाले खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देंगे। लकीली इसका रेट भी 15% है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू हिम बाय होंडा। जरा मुझे बता दें, होंडा इसको पूरे 2 मिलियन देगा या 2 मिलियन पे टैक्स काट के देगा? टैक्स काट के देगा। अच्छा, 2 मिलियन में से खर्चे माइनस करके फिर टैक्स कटेगा या ग्रॉस अमाउंट पे रेट लगेगा? अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसका बनता कितना था? 2 मिलियन, और इसको हम 2 मिलियन पे 15% लगाएं तो 20 लाख पे 15% लगाएं 3 लाख बना, तो -3 लाख इस बेचारे को देंगे कितना? अब जब हम इसको 17 लाख देंगे तो जैसे ही इसको 17 लाख पकड़ाएंगे ये कहेगा ओ भाई तुम लोग पाकिस्तानी निकले, कहते हो 20 लाख देते हो 17। अब हम इसे बुलाएंगे, बुला के सेक्शन 6 पढ़ाएंगे और सेक्शन 6 पढ़वा के कहेंगे चाचू पाकिस्तान में आए थे तो टैक्स तो तुम्हारा बनता था ना। अब मुआहदे में कितना लिखा होगा, इसको कितना देना है? 20 लाख, लेकिन इसको मिलेगा कितना कट कटा के? लेकिन रेट लगा किस पे? ग्रॉस अमाउंट पे। और कितना रेट लगा? 15%। पढ़ें जी सेक्शन 6 हमारे सिलेबस की आखिरी फाइनल टैक्स इनकम। ये न्यूमेरिकली आने का चांस नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई न्यूमेरिकल वैसे किया हुआ नीचे, असल में ये न्यूमेरिकली आता है डिविडेंड, वो मैंने करा दिया। पॉइंट 1, ये 3-4 दफ़ा घर में जाके करना है, 1-2 दफ़ा कॉलेज में कर जाइएगा। अच्छा, ये डिविडेंड नहीं है, ये एक और इनकम है ना, सेकंड इनकम है, ये एक और मिसाल है। मिसालें बढ़ती जाएंगी मिसालें लगा के। पॉइंट 1, टैक्स शिल बी लगा एट द रेट ऑफ ऑन एवरी नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए है। हु रिसीव्स एनी पाकिस्तान सोर्स, पाकिस्तान में कमाई गई फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस इसने कहां कमाई है? पाकिस्तान में। पॉइंट 2, द रेट ऑफ टैक्स शिल बी अप्लाइड ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस। जी, ग्रॉस अमाउंट को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें, अंडरलाइन हुआ है वैसे 2 मिलियन। रेट किस पे लगेगा? 2 मिलियन पे, लेकिन 2 मिलियन इसको पूरा नहीं मिलेगा, 17 लाख घर लेके जाएगा। ओके, बस जी ये 1 और 2 ओवर हो गया। ऐसा करें, ये चिंग चौंग के ऊपर लिख लें जहाँ एग्जाम्पल दिए है ना, सेक्शन 6 का 1 और 2 हमने एग्जाम्पल में नीचे एक्सप्लेन कर दिया। 3 और 4 कुछ और है। ये जो नीचे एग्जाम्पल है ये 1 और 2 की है, 3-4 की नहीं है। 3-4 की एग्जाम्पल अभी मैं कराने लगा हूँ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये जो नीचे एग्जाम्पल है ये 1 और 2 की है, ये 3-4 की नहीं है। 3-4 एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Okay, sometimes ये एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है कोक जी। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? नहीं, बाहर के मुल्क में। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? कहाँ? यूएस से? चले, हमें नहीं पता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मिसाल लेनी है। और यूएस से और जर्मनी और चाइना वो हमारी नज़र में सब बाहर है। ओके, तो ये नॉन रेजिडेंट कंपनी है, इसका हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में है। अब गोरमे स्वीट गोरमे ने रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ टेक्निकल सर्विसेज दो कि बोतल कैसे बनानी है। अब अगर इनके बंदे आए और टेक्निकल सर्विस दें और 2 मिलियन रुपए का बिल बने तो हम 2 मिलियन नहीं देंगे, 17 लाख देके उस बंदे को वापस भेज देंगे। ये बात तो पॉइंट 1 और 2 में हमने पढ़ी है। बट 3 और 4 कहता है कि नॉन रेजिडेंट ने कहा
कि ठीक है भाई आपने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन बीच में ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में भी एक कोक की ब्रांच है, पाकिस्तान में कोक की ब्रांच है, इसको कहते हैं पक्की दुकान, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या ब्रांच। पक्की दुकान हमारी एक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो आप ऐसा करें, हम उन्हें समझा देते हैं, तो ये बंदा जो है वो आपको आके सर्विसेज दे देगा। हमने राब्ता इनसे किया, इन्होंने इसको कहा, इसने आके हमें सर्विसेज दी। हमने राब्ता किया, इसने इसको कम्युनिकेट किया, इसने आके सर्विसेज दी। आप बताएं सर्विसेज रेंडर जो करने वाला है वो है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अगर सारे डायरेक्टर आ जाएं तो वो रेजिडेंट बनती है। तो कोक के सारे डायरेक्टर कहाँ पाकिस्तान आते होंगे? कोक के पास इतना टाइम नहीं होगा सारे डायरेक्टर पाकिस्तान भेजता हो। तो इसलिए कोक की कंपनी नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट बराह रास्त सर्विस दे रहा है या थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सर्विस दे रहा है? अब गवर्नमेंट जब इनको पेमेंट करेंगे सर्विसेज लेने के बाद तो 15% टैक्स नहीं काटेंगे। अब 15% वाला रूल नहीं लगेगा। और अगली बात ये होगी कि अब कोक की ब्रांच वाले पूछेंगे फिर ये हमारी इनकम कौन सी है, तो जवाब होगा ये फाइनल इनकम नहीं है, ये कोक की ब्रांच की नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। अब इसमें से खर्चे भी माइनस करने की इजाजत होगी। तो अगर नॉन रेजिडेंट सर्विस दे बारों बार, ये डायरेक्ट हमें सर्विस दे, तो फिर 15% रेट लगेगा और ये फाइनल टैक्स। और अगर नॉन रेजिडेंट पीई के थ्रू सर्विस दे तो फिर ये कौन सी इनकम होगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम होगी और 15% वाला रेट नहीं लगेगा, बल्कि पेज 4-5 वाले नहीं, बल्कि कंपनीज के लिए तो अलग रेट पड़े थे। 29% पड़ा था पहले दिन, वो कंपनी का 29% कोई रेट है वो लगेगा, वो छोड़ें। तो कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, तो आप बता दें ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरेगा या फाइनल टैक्स में? 15 लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी सेक्शन 6 के 3 और 4 की, नोट कर लें। और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है। अब नॉर्मल इनकम की नेचर क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको इसकी फाइनल टैक्स की इनकम नहीं कहा जाएगा। हमने किसको अप्रोच किया था? नॉन रेजिडेंट को। उसने किसके थ्रू सर्विस दी? पाकिस्तान ब्रांच के थ्रू। उसने पाकिस्तान की ब्रांच के थ्रू सर्विस दी। आप घर जाके नोट करते हो? याद रहता है इतना? घर जाके नोट करते हो? कर लो अभी थोड़ा सा, फिर बॉल पेन दें इनको। है? चलो करो, हिम्मत करो। थोड़ा इधर इधर जो उसको नजर आने में मसला आ रहा हो भाई, इधर हो जा, नहीं गिरेगा, थोड़ा इधर हो। जी बॉर्डर किधर है? बॉर्डर, ये बॉर्डर है, ये यूएसए है, ये पाकिस्तान। बॉर्डर लाइन नहीं बनाई कुछ लोगों ने, ट्रूप्स बनाए एक दो बीच में नजर आए ताकि पता चले बॉर्डर है। ओके, चलें जी पढ़ें।
however tax will not be imposed, ऊपर लिखें टैक्स एट 15%. however tax at 15% will not be imposed. 15% पे टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 15% पे टैक्स, क्रॉस लगा दिया गया था. however tax, इधर रखें, however tax at 15% will not be imposed on fee for technical service if services are provided by branch कर दें, इस पे ब्रांच होती है ये. if services are provided by branch, काट के लिख रहे हैं या अंडरलाइन करके? अंडरलाइन करके. if services are provided by branch in पाकिस्तान, पाकिस्तान में ब्रांच होगी, किसकी ब्रांच होगी जी? नॉन रेजिडेंट. तो फिर 15% नहीं लगेगा. आगे लिखें, फिर क्या होगा? आगे लिखें, फिर क्या होगा? शर्माया ना करें, लिखें फिर क्या होगा. बताओ ना, 15% नहीं लगेगा, फिर क्या होगा? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बताऊंगा, मैं अभी सवाल कर रहा था आपसे. तो फिर क्या होगा कि आगे क्वेश्चन मार्क डालें और एरो खींचे 4 की तरफ घुमा के, तो जिस तरह बिल्ली का घर बनता था, घुमा के 4 की तरफ एरो ले आए. फिर क्या होगा कौन बताएगा? 4 बताएगा. 4 बता रहे जी क्या होगा. आप पाकिस्तान में, मैंने 3 का बी छोड़ दिया अभी, पाकिस्तान में कमाई गई फी फॉर टेक्निकल सर्विस shall be treated as income from business. किसकी? ऑफ ब्रांच. ब्रांच की इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी ये, ठीक है. इन पाकिस्तान, किसकी ब्रांच है पाकिस्तान में? ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन. तो 3A दोबारा पढ़ें. however tax will not be लगा on fee for technical service if the services are provided by a पक्की दुकान in Pakistan of a non-resident. फिर क्या करेंगे? Point 4, अब पाकिस्तान में कमाई गई फी फॉर टेक्निकल सर्विस shall be assumed as income from business of पक्की दुकान in पाकिस्तान of non-resident person. Okay. 3 का बी में वही बात है जो ऊपर डिविडेंड में पड़ी थी पॉइंट 3 में. however tax at 15% will not be लगा on fee for technical service that is exempt from. गवर्नमेंट कभी प्रोमोट करने के लिए अगर किसी को कह दे कि तुम्हारी इनकम पे टैक्स माफ है, तो फिर कितने % टैक्स लगेगा? 0%. तो एग्जेम्प्ट इनकम भी हो सकती है ये.